नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला भी बोला। सीएम ने रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबी बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। संगम का संदेश है एकता से ही देश अखंड रहेगा, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद इस एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। मैं यहाँ इन्हीं चुनौतियों पर प्रहार करने आया। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं। यानी
दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में की जनसभा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर की जनसभा। सीएम योगी ने विशाल रैली को किया संबोधित। 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का आएगा रिजल्ट। अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। चंद्रभानु पासवान के समर्थन में सीएम योगी ने मांगे वोट। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार यानी 24 जनवरी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर पालिया मैदान में यह जनसभा हुई। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह देखकर मुझे महाकुंभ की झलक दिख रही है। हाल ही में पूरी कैबिनेट ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि बिना किसी बाधा के हमारे उत्तर प्रदेश के 144 साल बाद ये शुभ अवसर आया है। महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु के स्वागत का अवसर मिला है। सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि पिछले 10 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। बता दें, सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए। विनय, मुख्यमंत्री ने आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भारी जनसभा की है, वोट मांगे हैं, क्या कुछ खास रहा देखने को? बिल्कुल विजय, आप बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आचार संहिता लागू होने के बाद जो है पहली रैली जो है मिल्कीपुर के हैंडीलैंड की है, तो यहाँ पे चंद्रभानु पासवान की दिल्ली के प्रत्याशी उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे रैली की गई जो हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो है सभा पर निशाना साधते हुए जो कहा है कि सभा जो है अयोध्या में होती है और राम मंदिर है, तो उसके बाद उन्होंने सीधे जो है कन्नौज किया कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही जो मेडिकल कॉलेज का नाम जो है भीमराव मेडिकल के नाम से खुला रखा गया। तो इस तरीके से उन्होंने सभा को भी खड़ा यहाँ पे खुला है और अपनी जीत के लिए जो है जनता को भी यहाँ संबोधित किया है कि यहाँ पे भारी मतों से जो है ये चंद्रभानु पासवान की जो है भारी मतों से यहाँ पे जिताने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे सभा को जो है हंगामा जो है योगी आदित्यनाथ की नजर आए हैं। जी बिल्कुल विनय, सीएम योगी बतौर स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, क्या इससे चुनाव की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों राजनीतिक पार्टी सभा और भाजपा जो है नाते हैं, इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे सवाल रखते हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, क्योंकि वजह है कि ये सीट जो है सबसे अहम सीट बीजेपी के लिए मानी जा रही है। सभा भी इस सीट को जो है पूरी तरीके से जीतना चाहिए। वजह यह है कि ये सीट जो है सभा की हुआ करती थी और देश प्रसाद के जीतने के बाद जो ये सीट खाली हुई है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो अपने प्रत्याशी चंद्रभानु को यहाँ प्रचार किया, देखने वाला होगा कि
यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। जेपी ने जो है यहाँ पे बड़ा लाल भी खेला है, पार्टी बिरादरी के ही चंद्रभान पासवान को यहाँ पे उतारा है, क्योंकि यहाँ पे अहम भूमिका जो है पार्टी बिरादरी को देखने को मिल रही है। इस तरीके से चक्रव्यूह की पूरी व्यवस्था यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने खत्म की है और इस किले को पूरी तरह से देखना चाहिए कि सपा खाते में ये सीट थी उसको हर हाल जो है जो कि हासिल करने के चाहिए। यहाँ पे अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी उतार दिया है, सभी क्षेत्र का जो है दौरा भी कर रहे हैं। ठीक है विनय, ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा दिल्ली पर 11 गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया है, दिल्ली के अंदर खुले रूप से चाकूबाजी हो रही है, चोरी और डकैती हो रही है, पूरी दिल्ली दहशत में है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, मुझे नहीं पता कि वहां की कानून व्यवस्था ठीक हुई है या नहीं। केजरीवाल का सीएम योगी पर बड़ा पलटवार है। योगी जी अमित शाह जी को भी समझाइए, दिल्ली की सड़कों पर गैंगवार हो रहा है। अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। अगर कोई प्रश्न है तो। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ।
शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में न आते देख 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित भी कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। बता दें, जेपीसी की बैठक में बड़ा हंगामा हुआ है, जहां पर टीएमसी बीजेपी सांसद के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बैठक को 27 जनवरी तक टाला गया है। बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। जेपीसी की बैठक में बड़ा हंगामा हुआ है। टीएमसी बीजेपी के सांसद के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री की गई है बंद। शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। भीड़ को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद है। बता दें, महाकुंभ को लेकर बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद कानपुर देहात में एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। घटना में से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस आला अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से मौके से साक्ष्य इकट्ठे किए गए। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। गंदरा क्षेत्र में एक हत्या प्रकाश में आया, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, आज लगभग 9 बजे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शामगढ़ गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई जी। सूचना मिलते ही तत्काल में मेरे सारे सक्षम अधिकारी, डॉग हैंडलर और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना अभी हम लोगों ने कर लिया है। फिलहाल जो इस युवक का नाम जो है वो विकास राजपूत, जिनका उम्र करीब 20 साल है, पुत्र रामविलास राजपूत, और मौका मुआयना हम लोगों ने कर चुके हैं और परिवार के शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्वरित गति में इस घटना को अनावरण हम लोग करेंगे। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत। घर पे खाना खा रहे थे जी जी, चलाया सीधा और हम आधा घंटा बाद फ़ोन करने लगे, घर गया नहीं जी। हाँ, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम ढूंढा डायरी करने लगे फिर कैसे मिला? अरे इधर आ रहे तो रास्ते में मिला ही। अच्छा। खबर जौनपुर से है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शाहगंज नगर पालिका की तरफ से शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरुषों के रुकने के लिए खासा इंतजाम किया गया है। भीषण सर्दी के मौसम को देखते हुए रैन बसेरा में यात्री और कुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजाई, गद्दा, कंबल, भोजन का नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था किया गया है। हमारे पास यही व्यवस्था, रजाई, गद्दा, जो कुंभ मेले में जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि जैसे कि अलाव है, रजाई, गद्दा, लाई गुड़, मतलब खाने के लिए लाई गुड़ भी रखा है और पानी का फिल्टर भी रखा है, गर्म पानी है। मौके पे जो यात्री आए पानी भी पी सकते हैं गर्म। ये सब व्यवस्था मेरे पास है। ये हमारे नगर पालिका परिषद अधिकारी की तरफ से है। कितना बेड है रैन बसेरे में? 12 बेड है। और कितने की संख्या में लोग आ जाते हैं? कभी कभी तो 24 लोग आ जाते हैं, कभी कभी 30 लोग आ जाते हैं, कभी कभी 1-2 लोग आते हैं। कैसे इंतजाम हो रहा होगा? माँ ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो? ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो भाई यही इंतजाम है कि एक बेड पे डबल लोग को कर दिया जाता है। नगर पालिका परिषद शाहगंज भी इसको लेकर के माननीय अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में एक बैठक हुई। हम सभी मतलब मैं और सभी कर्मचारी उसमें थे। मैडम ने भी अपना निर्देशन दिया कि क्या क्या होना चाहिए। उसके क्रम में हम लोगों ने
निकाय क्षेत्र में जो भी हमारे नागरिक आ रहे हैं उनके लिए रात्रिकालीन रैन बसेरे की व्यवस्था की है। निकाय में विभिन्न जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे अलाव जलवाया जा रहा है। साफ़ सफाई और जो अभी हमारा रूट है, जो हमारे फैजाबाद रूट से होते हुए और जौनपुर होते हुए लोग जा रहे हैं, उस पर हम प्रयासरत हैं कि हमारी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से रहे। एक सवाल है, महाकुंभ को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या अपील लगी लोगों से? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा महापर्व है, देश का महापर्व है, और अपील यही है कि इस पर्व को हम सब मिलकर मनाएं। हम सब जितने लोग जा सकते हैं वो जाएं, स्नान करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महोबा जिले के कबरई क्षेत्र में नेशनल हाईवे 86 पर ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा में सवार 8 छात्राओं समेत 9 लोग घायल हो गए। सभी छात्राएं ई रिक्शा में सवार होकर कॉलेज से अपने गांव जा रही थी, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी घायल छात्राओं एक ही गांव की रहने वाली हैं। घायल छात्राओं में 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से छात्राओं के परिजनों में कोहराम भी मच गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं झांसी के थाना सकरार क्षेत्र के ग्राम जावन पुलिया के पास जंगल के रास्ते पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश मोनू चौहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 2 ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, सोने चांदी के जेवरात और तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश मोनू चौहान पर प्रदेश के कई जिलों से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। मोनू और उसके साथी वीरेंद्र जाटव ने एक लूट ट्रैक्टर झांसी से लूटा था और दूसरा ट्रैक्टर रायबरेली से लूटा था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना बीती रात की है, जब अज्ञात बदमाशों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। युवक का खून से लथपथ शव छत पर मिला। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक के सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।